गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी एक नई चैप्टर जिसका नाम है किरणों का खेल। और उसके एक रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आप लोग यहाँ पे उनका पिक्चर देख पा रहे होंगे, थोड़ा वाइट कलर का हो गया है लेकिन फिर भी समझ में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवि परिचिति को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पोएम को देखेंगे। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में मैथिली शरण गुप्त का स्थान सर्वोपरि है। देखो, मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं उनका स्थान सांस्कृतिक काव्यधारा में, हिंदी का जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्यधारा है उसमें उनका स्थान सबसे ऊपर है। ठीक है, देश और संस्कृति के प्रति प्रेम के अतिरिक्त गुप्त जी के काव्य में समाज के उपेक्षित दलितों के प्रति सहानुभूति, गांधीवाद की ओर झुकाव एवं मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। देखो, यहाँ पे दलितों का कहा गया है। दलित मतलब वो जो नीचे दर्जे का लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पे बताया गया है। लेकिन आज के हमारे समाज में ऐसा कोई जगह नहीं है, सब समान के हिसाब से हैं। हम लोगों का जो भारत का जो संविधान है वो सबको समान रखने का हमें बताता है। ठीक है, सब समान है। आपके काव्य में सरलता एवं सरसता का सुखद समन्वय हुआ है। इनकी भाषा में खड़ी बोली हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की पूरी तरह रक्षा हुई है। संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों के कुशल संयोग से आपने तद्भव प्रधान भाषा को अपनी काव्य भाषा का मुख्य आधार बनाया है। इनकी जो काव्य की जो भाषा है वो तत्सम से तद्भव में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और तद्भव का ही इन्होंने अपनी काव्य में प्रधान भाषा के रूप में व्यवहार किया है। इसलिए हिंदी के आधुनिक कालीन कवियों में गुप्त जी कदाचित सबसे लोकप्रिय कवि रहे हैं। राष्ट्र कवि की आख्या से विभूषित मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। देखो, उत्तर प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है चिरगांव। ठीक है, उसका डिस्ट्रिक्ट या फिर ज़िला हम लोग बोल सकते हैं, वह है झांसी। और इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 को। आपके पिता सेठ रामचरण जी राम भक्त एवं सुकवि थे। गुप्त जी को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का वरदहस्त सरस्वती पत्रिका के माध्यम से प्राप्त था। आपकी प्रारंभिक रचनाएं इसी पत्रिका में प्रकाशित होती रहीं। इनकी प्रारंभिक पत्रिकाएं कौन सी पत्रिका में इनकी प्रारंभिक जो रचनाएं थी वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित होती थी? सरस्वती पत्रिका में, जिसके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जिस सरस्वती पत्रिका के मालिक हिसाब में थे। ठीक है, राम भक्ति एवं कविता के प्रति लगाव गुप्त जी को पैतृक विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। अतः अपनी अनवरत रचनाशीलता के कारण इन्हें साहित्य जगत से यथोचित सम्मान प्राप्त हुआ था। वे 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। आपने एक बार अपना बजट भाषण कविता में ही दिया था। सन 1964 अर्थात 1964 में गुप्त जी का देहावसान हुआ था। ठीक है, गुप्त जी का देहावसान हुआ था 1964 में। सन 1912 में प्रकाशित काव्य ग्रंथ भारत भारती ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि के रूप में स्थापित किया। कालांतर में आपने पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि काव्य ग्रंथों की रचना की। आपके द्वारा विरचित साकेत एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये सब जो थे ये उनकी रचनाएं हैं, जैसे कि पंचवटी, किसान, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया। हाँ, ये सब काव्य ग्रंथ हैं और इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य है साकेत। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा किरणों का खेल, जो कविता को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका संदर्भ में क्या कहा गया है। ठीक है, किरणों का खेल राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित एक प्रकृति विषयक कविता है। यह कविता पंचवटी खंड काव्य का एक अंश है। पंचवटी खंड काव्य जो था उसी का एक अंश है ये कविता, और ये एक प्रकृति विषयक कविता है। इसमें प्रकृति के कार्यकलाप एवं सौंदर्य का बड़ी बारीकी से चित्रण हुआ है।
प्रकृति जो स्वयं ईश्वर प्रदत्त है, अपने संसाधनों के, संसाधन मतलब अवयवों, और अवयवों का मतलब संसाधन होगा, ठीक है, अपने संसाधनों के माध्यम से हमेशा खुशियाँ बांटती है। प्रकृति न कभी हार मानती है, न थकती है। ये अपना सब काम शांत भाव से तथा नियत समय पर करती है। रात में चांद अपनी स्वच्छ चांदनी से संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देता है। वहीं सूरज अपनी किरणों का जादू बिखर कर संसार में उजाला फैला देता है। धरती हरी हरी घासों के माध्यम से, पेड़ झूम झूम कर तथा पवन चारों तरफ सुगंध फैलाकर अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं। धरती का कोना कोना आनंद से तब भर जाता है। इस तरह प्रकृति इस तरह प्रकृति रोज नए नए एवं विविध रूपों में हमारे सामने आती है और हमें सुखद अनुभूति का एहसास दिलाती है। ठीक है, तो आप लोग भी इस कवि परिचिति को एक बार पढ़ लेना, ठीक है, खुद से पढ़ना, और उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर जब आएंगे तब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।